नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे देश के नए सेना प्रमुख होंगे। केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्ति की हरी झंडी दे दी है। रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को कहा, सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को अगले सेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने का फैसला किया है। आगामी 30 अप्रैल को लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को भारतीय सेना की कमान सौंपी जाएगी। मनोज पांडे देश के पहले इंजीनियर होंगे जिन्होंने सेना प्रमुख की कमान सौंपी जाएगी। वर्तमान सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे इस माह के आखिरी में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मनोज मुकुंद नरवणे के बाद लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ही सेवा में सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं। जनरल नरवणे को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद की प्रतिस्पर्धा से आगे बढ़े माना जा रहा है। हरियाणा सरकार का दावा है कि राज्य में श्रमिकों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। इसके लिए कई कदम उठाए गए। सरकार की माने तो हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत 714.14 करोड़ रुपए वितरित की गई है। हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड की ओर से 134.57 करोड़ रुपए श्रमिकों को वितरित किए गए हैं। यह राशि सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में वितरित की गई है, जिन्होंने कहा है कि हरियाणा को विकास की दृष्टि से देश के अग्रणी राज्य में लाने के मेहनत का श्रमिकों का बड़ा योगदान है। श्रम साधकों के बल पर ही आज हरियाणा में देश के सबसे तेजी से प्रगति करने वाला राज्य बन गया है। वहीं बेटियों के उच्च कार्य कुशल, अनुशासन और सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने वाले श्रमिकों को मुख्यमंत्री श्रम पुरस्कार योजना में 51,000 रुपये से 2 लाख रुपये तक की राशि पुरस्कार में दिए जाते हैं। राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में शनिवार को हिंसा मामले में राजनीति तेज हो गई है। एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने घटना के लिए दिल्ली पुलिस और सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। सोमवार को प्रेस वार्ता में ओवैसी ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए और आरोपी अंसार की खुलेआम वकालत की। ओवैसी ने कहा है कि वीडियो में देखा जा सकता है कि अंसार तो वह लोगों को समझा रहा था, इसके बावजूद उसे आरोपी दिया गया है। वैसे ओवैसी ने कहा है कि मेरा काम सच्चाई बताना है। मैंने संसद में दिल्ली के दंगों के बारे में कहा था। रांची के बारे में कांग्रेस से पूछिए। अगर आपने ये दिमाग बना लिया है तो मुसलमान ही जिम्मेदार है, तो इंसाफ कभी नहीं हो सकता। इंक्वायरी करवाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर है। पीएम मोदी पहुंचेंगे और यहां पे आपको बता दें कि गांधीनगर में स्कूल को कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा भी करने वाले हैं। अगले दिन इसका लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी दूसरे दिन यानी 19 अप्रैल को जिम्स में बनास डेयरी प्लांट का उद्घाटन करेंगे। पशुपालक वाहनों से बातचीत करेंगे। बाद में 20 अप्रैल को पीएम दाहोद में आदिवासी रैली को भी संबोधित करेंगे। मोदी का आयुष मंत्रालय के कार्यक्रम में शामिल होने से भी प्रस्तावित है। पीएम को दाहोद दौरे के बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि सालों से जो आदिवासियों को कांग्रेस वोट बैंक माना जाता रहा है, उसे इस बार 2022 के चुनाव में बीजेपी अपने पाले में करना चाहती है और 150 प्लस सीटों के टारगेट को पूरा करना चाहते हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देश में इन दिनों लाउड स्पीकर से अजान को लेकर विवाद तेज हो रहा है। जगह जगह हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पर बजाने की मुहिम चल गई है। इस विवाद पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि जो भी लोग ऐसी चीजों को लेकर विवाद खड़ा कर रहे हैं, उन्हें धर्म और पूजा से कोई मतलब नहीं है। नीतीश ने कहा है कि विभिन्न धर्मों का पूजा पाठ करने का अपना अपना तरीका होता है और इसको लेकर आपस में विवाद करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा है कि देश में लोगों को अपने धर्म और मजहब का पालन करना चाहिए और इसके लिए किसी ने उन्हें रोका नहीं। नीतीश ने कहा है कि बिहार में जब भी कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है तो प्रशासन इस बात को लेकर अलर्ट मोड में रहता है कि कहीं भी किसी प्रकार की सांप्रदायिक विवाद ना खड़ा हो। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर राहुल और प्रियंका गांधी समेत पार्टी के शीर्ष नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ लंबी चर्चा हुई। पीके ने इस दौरान कांग्रेस को बीजेपी के मुकाबले लड़ाई के लिए तैयार करने का एक फॉर्मूला रखा, जिस पर गहन मंथन हुआ। कांग्रेस की सियासी आधार को दोबारा से वापस दिलाने के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया है, जिसे कांग्रेस का हाथ थाम कर वो जमीन पर उतारने का काम करेंगे, लेकिन उनके लिए करना आसान नहीं है। देश के मौजूदा राजनीतिक हालात में कांग्रेस की नैया लगातार डूबती जा रही। डूबती नैया में पीके किनारे लगा पाएंगे, अभी पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल 21 अप्रैल को बेंगलुरु आएंगे और अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के लोगों को नए जमाने की राजनीति का संदेश देंगे। पार्टी नेताओं ने सोमवार को यह जानकारी दी। केजरीवाल कर्नाटक राज्य राजद संघ के प्रमुख और किसान नेता कोटिहल्ली चंद्रशेखर के निमंत्रण पर किसानों, महिलाओं, युवाओं और समाज के विभिन्न वर्गों को लोगों के लिए एक सम्मेलन में भाग लेंगे। केजरीवाल की राजकीय यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब आप 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने की तैयारी कर रही है। कर्नाटक के संयोजक पृथ्वी रेड्डी ने कहा है कि आप उन लोगों के लिए मंच है जो किसानों के हितों के लिए लड़ते हैं और ऐसे लोगों को विधान सौध के लिए निर्वाचित करना चाहते हैं ताकि किसान समुदाय के सामने आने वाले मुद्दों को हल किया जा सके।
सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करते हुए 1 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया है। इस मामले में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सुप्रीम कोर्ट को शुक्रिया कहा है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा कार्य किया है जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। राकेश टिकैत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट तो अच्छा ही काम करता है, बशर्ते उस काम को करने दिया जाए। राकेश टिकैत ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं जो उसने सही फैसला लेकर पीड़ितों के जख्मों पर मरहम रखने का काम किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश यानी योगी सरकार की तरफ से भी मजबूत पैरवी होनी चाहिए। हालांकि उनकी तरफ से ढिलाई बरती जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार मंत्री के साथ खड़ी नजर आ रही है, लेकिन ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लेकर नजरें कायम की है। कोरोना की चौथी लहर की आगरा में दस्तक हुई। सोमवार को प्रशासन की ओर से जारी रिपोर्ट में कोरोना के 5 नए केस सामने आए। इनमें 3 विदेशी महिला पर्यटक हैं जो ताजमहल देखने आए। आगरा में अब एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। आगरा में कोरोना संक्रमण के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। जिला प्रशासन की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 2763 सैंपल लिए गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि सीएमओ डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि नोएडा में कोरोना के नए मामले मिल रहे, इसलिए दिल्ली, मुंबई, नोएडा समेत अन्य मेट्रो शहरों से यात्रा करके लौटने वाले लोगों की विशेष निगरानी की जा रही है। सिख गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश पर्व 21 अप्रैल को है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। संस्कृति मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। इससे पहले पीएम मोदी स्वतंत्रता दिवस से इतर 21 अक्टूबर 2018 को भी लाल किले से देश को संबोधित कर चुके हैं। दरअसल तब केंद्र सरकार ने आजाद हिंद फौज के 75 वर्ष पूरे होने पर लाल किले पर आयोजन किया था। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर लाल किले में 2 दिनों तक विशाल संगमम होगा। इस दौरान कई कार्यक्रम जैसे लाइट एंड साउंड शो, कीर्तन आदि होंगे। कार्यक्रम के पहले दिन 20 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह समागम का शुभारंभ करेंगे। एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा संपन्न होने के बाद से छात्रों को अपने रिजल्ट का इंतजार है। संभावना है कि मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल कक्षा 10वीं 12वीं की परीक्षा का परिणाम इसी सप्ताह तक जारी कर सकता है। एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट mpresult.nic.in पर जारी किया जाएगा। इसके अलावा अभ्यर्थी SMS के जरिए भी परिणाम देख पाएंगे। इस साल एमपी बोर्ड 10वीं की परीक्षाएं 10 मार्च को समाप्त हुई, वहीं 12वीं की आखिरी परीक्षा 12 मार्च 2022 को समाप्त हुई थी। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण भारत में इलेक्ट्रिक वाहन लोकप्रिय हो रहे हैं। हालांकि इलेक्ट्रिक वाहन अभी भी अविश्वसनीय रूप से महंगे और बुनियादी ढांचा देश में कई लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बन रहा है। ये सीएनजी में चलते वाहनों को भारत में तेजी से लोकप्रिय बनाता है। देश में सीएनजी की कीमतों में हालिया वृद्धि के बावजूद हम सीएनजी कारों की बिक्री में भारी वृद्धि देख रहे हैं। हमने भारत में उपलब्ध सबसे अधिक ईंधन कुशल सीएनजी कारों की एक सूची तैयार में। जी हाँ, आपको बता दें कि एक बार फिर से महंगाई चरम पर है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को बड़ी घोषणा की। मध्य प्रदेश की विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो पहुंचकर उन्होंने यहां रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी ने मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले और दिल्ली के खजुराहो के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के अपने दौरे के दौरान मंत्री ने कहा कि छतरपुर और खजुराहो में 2 रैक पॉइंट स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि रेल टिकट लेने में आसानी होगी। अब टिकट 45,000 डाकघरों से प्राप्त किए जा सकते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान के रूप में अपना दमदार प्रदर्शन करने वाले श्रेयस अय्यर को लेकर भारत के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है। रवि शास्त्री का मानना है कि श्रेयस अय्यर नेचुरल कप्तान है। श्रेयस अय्यर को आईपीएल 2022 से पहले केकेआर के कप्तान की जिम्मेदारी दी गई थी। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम ने 3 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि इतने ही मैचों में उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा। शास्त्री का दावा है कि जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा श्रेयस कप्तान के तौर पर और बेहतर होते जाएंगे। रवि शास्त्री ने स्टार सपोर्ट कहा है, कप्तानी श्रेयस अय्यर के लिए स्वाभाविक चीज है। उनकी आक्रामक कप्तानी को देखो, आपको लगेगा ही नहीं कि वह पहली बार केकेआर का नेतृत्व कर रहे हैं। बिहार में बौचहा विधानसभा उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी की जीत और सहयोगी भाजपा की करारी हार पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इसका बहुत मतलब नहीं है। नीतीश ने सोमवार को जनता दरबार में पहले से उनकी सहमति प्राप्त सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जनता मालिक है, जिसको वोट दे, लेकिन इसका ज्यादा विश्लेषण नहीं होना चाहिए। हालांकि नीतीश भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की हार से खुश नजर आ रहे थे, लेकिन अपने सहयोगी को सांत्वना देते हुए उन्होंने विरोधी राष्ट्रीय जनता दल को याद दिलाया कि इससे पूर्व के 2 विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनाव उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने जीता था, जिसे भूला नहीं जाना चाहिए।
मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में गरज चमक के साथ आंधी व छिटपुट बारिश हो सकती है। वहीं उत्तराखंड में 20 से 22 अप्रैल के दौरान अलग अलग स्थानों पर बारिश की संभावना है। इसके साथ ही IMD की ओर से बताया गया है कि 19 और 20 अप्रैल को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी तेज हवाएं चलने की बहुत संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिनों के दौरान बिहार, झारखंड, गंगेय, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में गरज के साथ छिटपुट बारिश व आंधी चलने की संभावना है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।